नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं प्रोफेसर भरत गुप्त, न्यासी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आपसे आज एक विशिष्ट विषय पर मुखातिब हो रहा हूँ। इस समय जो विश्व भर की चिंता है और हमारे देश की चिंता है, जन जन की चिंता है, वो कोरोना वायरस है। जिस विषय पर मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो मेरे मन के उद्गार हैं, वो कला से संबंधित हैं। तो विषय मैंने ये चुना है, कोरोना के बाद कला का उत्तरदायित्व। कहने का अभिप्राय ये है कि जब ये महामारी और ये संकट अपने वर्तमान रूप में जो इतना भयंकर है, जो इतना प्रलयकारी है, जब थम जाएगा और जब हमारा सामान्य जीवन दोबारा प्रारंभ होगा, तो उसमें कला किस प्रकार हमें सहारा देगी, हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए कला का क्या उत्तरदायित्व होगा, इस पर कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है और बहुत ही स्पष्ट बात है कि कोरोना ने हमारे जीवन की पद्धति को अब आने वाले समय के लिए काफ़ी कुछ बदल देना है और समय के साथ इसमें विश्वव्यापी परिवर्तन अवश्य होंगे। जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जैसा जगत, जैसा जीवन देश में और देश के बाहर जनवरी 2020 को था, यानी इस वर्ष के प्रारंभ में जैसा विश्व था, इस व्याधि के चले जाने के बाद वैसा ही जीवन फिर धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे परिवर्तन अवश्यम भावी हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि हमने पिछले 100 वर्षों में प्राकृतिक साधनों का दोहन बहुत ही निर्लज्जता के साथ, ऑलमोस्ट ये कहें कि लगभग ये कहें कि एक प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति के साथ किया है। और आज शायद इतना असंतुलन हो गया है कि उस असंतुलन के कारण ही इस प्रकार के संकट हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। असलियत में सोचने की बात केवल राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर नहीं है कि ये बीमारी कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, क्या ये वायरस चीन की किसी लैब में बनाया गया अथवा वहाँ से लीक हो गया, अथवा ये जो विचित्र पशु बाजार, वेट मार्केट चीन में है, वहाँ से उदय हुआ। इन सब के ऊपर तो हमारी चर्चा होती रहेगी और इन घटनाओं का सत्य हमारे सामने आता रहेगा। लेकिन एक जो बड़ा परिवर्तन विश्व में होने वाला है और जो इसके कारण हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं नहीं समझता कि जीवन बिल्कुल पूर्ववत होगा, यानी हम उसी प्रकार से, उसी अपने प्रकृति के संदोहन को उसी तरह से रख पाएंगे जैसे कि हम अब तक रखते आ रहे हैं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो हमारी जीवन की पद्धति बदलेगी। जब जीवन की पद्धति बदलती है, सारा वातावरण बदलता है,
मनुष्यों का संबंध बदलता है, राजनीति बदलती है, राज्य और प्रजा का संबंध बदलता है, तो उसमें कला का भी एक नया रोल हो जाता है। यानी कला एक दूसरे प्रकार से हिस्सा बनती है समाज का, और मुख्य रूप से आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि वास्तव में कला का फिर क्या उत्तरदायित्व होगा, और उस नए जीवन में, उस नए प्रकार के रहने में कला हमें कैसे सहायक होगी। और पहले भी जब आपदा के समय रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी आपदाएं रही हैं, तब कला ने हमें कैसे संभाला है, कैसे हमें सहारा दिया है। तो इस विषय के ऊपर जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहला जो सबसे पहला एक आदेश तो न कहें, निर्देश भी ना कहें, उसको एक आवश्यकता कहें, जो सबसे पहली आवश्यकता है हमारे कोरोना के बाद के जीवन की, वो ये होगी कि हमें अब एक अत्यंत संयमित जीवन जीना है। और ये संयमित जीवन केवल इंद्रियों के संयमन से नहीं होता है, ये हर प्रकार से विचार के, हर प्रकार से आपसी संबंधों के संयम से बनेगा। और उस संयम का उपदेश, उस संयम का पूरा मैसेज, जिसको आप अंग्रेजी में मैसेज कह लें, तो उसको हमारे दिल में और हमारे कर्म में उतारना, मैं समझता हूँ ये कला का एक विशेष उत्तरदायित्व होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने की है, और वह चीज़ जो है वह बहुत मायने रखती है। कला के जितने भी निर्देश होते हैं, आदेश होते हैं, या कला किस प्रकार से हमारे सामने कुछ मौलिक विचारों को रखती है, जीवन की पद्धति को बताती है, तो उन सब के अंदर किसी प्रकार का न तो प्रोपेगेंडा होता है और न किसी प्रकार की आधिकारिकता होती है, कोई अथॉरिटी नहीं होती। जैसे राज्य की अथॉरिटी होती है निर्देश देने के लिए, या अदालत की अथॉरिटी होती है आदेश देने के लिए, जो कि क्रियान्वित किया जाता है, जो कि दंड नीति का हिस्सा होता है। तो कला का क्षेत्र जो है वो अलग है। कला का उपदेश या कला का मैसेज या कला जिस बात को हमारे समक्ष रखती है, उसका अगर उदाहरण लिया जाए तो अपने साहित्य में से हम अगर उदाहरण लें तो हम उसको कहेंगे कि वह जैसे एक प्रिय पत्नी का पति के लिए उपदेश होता है, वो वैसे होता है। यानी वो बात प्यार से समझाई जाती है। तो कला हमेशा जो उपदेश देती है वो इस प्रकार से देती है और ऐसे समझाती है कि हम उस बात को समझ भी लें, लेकिन उस बात को हम कोई ज़बरदस्ती या निर्देश या भय का आदेश न माने। तो ये कांता उपदेशवत कला होती है, और उसी के अंतर्गत हमें एक नए संयमित समाज की संरचना करनी होगी। अब अगर हम देखें तो भारत में कला का लक्ष्य बहुत ही व्यापक रहा है, और इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है कि कला क्या होती है
और कला का उद्देश्य क्या होता है, इस प्रकार के बहुत से हमें निर्देश मिलते रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बहुत पुराना वचन है याज्ञवल्क्य स्मृति का, जहाँ वो बताते हैं कि कला का उद्देश्य क्या है और जो कला का प्रेमी है उसको क्या लाभ होता है। वो एक प्रसिद्ध श्लोक है, वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः, वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः, तालज्ञो अप्रयासेन मोक्ष मार्गम प्रयच्छति। तो इसका अर्थ ये है कि जो वीणा के वादन में बड़ा कुशल हो, वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः, और ये जाति और श्रुति पुराने इस काल में जिनको आज हम राग कहते हैं उनको हम जाति श्रुति इत्यादि कहते थे। तो यानी राग और ताल की जो गहराई को समझता हो, और तालज्ञों जो ताल के प्रचार प्रसार चलन की बहुत सूक्ष्मता से जानकारी रखता हो, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर बिना किसी विशेष प्रभाव के आगे बढ़ जाता है। तो ये जो याज्ञवल्क्य वाक्य है, इसका अर्थ है कि कला हमें आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जाती है। तो ऐसा तो बहुत कुछ सुना जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, और हम भारतीय ये सब कहने में झिझकते नहीं हैं कि वास्तव में कला जो है वो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए है। लेकिन अगर देखा जाए तो कला केवल आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए नहीं, जो हमारी संस्कृति में ध्येय रहा है और जो जीवन मूल्यों का हमने प्रतिपादन किया है, उसमें केवल मोक्ष, उसमें केवल आध्यात्मिक उत्कर्ष ही एक पुरुषार्थ या लक्ष्य नहीं है। उसमें धर्म, अर्थ और काम तीन भी हैं। तो कला वास्तव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का साधन है। और चारों में अगर देखेंगे तो वो पहले नहीं तो सबसे अधिक धर्म, अर्थ और काम का साधन है। वो धर्म को कैसे बढ़ाती है आगे, वो अर्थ को कैसे आगे बढ़ाती है। यानी ये कहा गया है विद्या अर्थ करी, विद्या अर्थ करी भोग करी इत्यादि। तो विद्या के द्वारा यानी कला के द्वारा धन का उपार्जन भी होता है, और हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति में भी कला इसका बहुत व्यापक स्थान है। तो चारों पुरुषार्थ को देखते हुए कला चारों में हमारे काम आती है। इसके ऊपर थोड़ी देर बाद और मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात बड़ी सटीक है आज के संदर्भ में। जब हम ये चार पुरुषार्थों की बात कर देते हैं या बात कर देते हैं प्राचीन काल के अंदर ये हमारे मूल्य थे, तो भारत के अंदर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो हमेशा कहता है कि ये बातें आधुनिकता के विरोध में हैं और ये बातें पूरी तरह से जो संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा गया है उसके विरुद्ध हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कला को, भावनाओं को, धर्म को, संस्कृति को, संस्कारों को, पुराने मूल्यों को, इन सबको साइंटिफिक टेम्परामेंट के विरोध में रखना, ये शायद भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है, बल्कि बहुत हानि कर रहा है। क्योंकि जो भी लोग कला से संबंधित हैं वो ये जानते हैं कि कला तर्क से अलग नहीं होती।
कला का अपना एक लॉजिक होता है। कला ऐसा नहीं है कि बिना किसी योजना के चलती हो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वेरीफाइबल है या वेरीफाइबल नहीं है। वो भी कला उसके लिए भी निकष पर खरी उतरती है, क्योंकि कलाकार जानता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है और उसका क्या प्रभाव होगा, और वो उस प्रभाव को सिद्ध करने में अपने आप को ट्रेन किया होता है। तो कला बहुत ही वैज्ञानिक है। कलाकार बड़े वैज्ञानिक होते हैं, आज से नहीं, हमेशा से होते आए हैं। उदाहरण के लिए जो कथा आती है कि आदिकवि वाल्मीकि ने करुणा से आहत होकर बड़े कारुणिक स्वर में जब छंद कहा, जब उन्होंने क्रौंच की मृत्यु देखी तो उन्होंने निषाद को जो शाप दिया, तो उनके मुंह से छंद निकला और उनके शिष्यों ने कहा कि अरे गुरुजी, आप तो छंद में बोल गए, ये तो छंद है। और ये छंद ऐसा है कि ये ध्वनि शास्त्र पर आधारित है, और क्योंकि वो छंद ध्वनि शास्त्र पर आधारित था तो इसीलिए उसमें एक बहुत बड़े पूरे महाकाव्य रामायण की रचना हो पाई। और अनुष्टुप छंद केवल काव्य और महाकाव्य रामायण महाभारत इत्यादि के लिए ही नहीं रहा है, वह तरह तरह के ग्रंथों के लिए, तरह तरह के विषयों के लिए संस्कृत साहित्य में प्रयोग में लाया गया है। और इसके अतिरिक्त भी एक बहुत बड़ा छंद शास्त्र है कि ध्वनि का हमारे मस्तिष्क पर, हमारी भावनाओं पर कैसे प्रभाव होता है, ये तो सब हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये हर चीज़ जो है वो प्रिडिक्टेबल, वेरीफाइबल और रिपीटेबल है। तो ये उतनी ही साइंटिफिक है जैसे कि एक रॉकेट बनाना, या जैसे आधुनिक डॉक्टर जो है कोई ऑपरेशन करता है, मेडिकल सर्जरी करता है, इसी तरह से कला भी पूरी तर्कसंगत है। तो ये जो अक्सर प्रभात खड़ा किया जाता है, जैसा कि आजकल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामायण की एक जो वेबिनार हो रही है, तो उस पर कुछ लोगों ने आक्षेप किए कि ये तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के विरुद्ध में है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार का सोच जो है, इस प्रकार का साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, वो एक बौद्धिक दिवालियेपन का अब द्योतक हो गया है। और हमें समझना चाहिए कि प्राचीन विद्याएं, प्राचीन कलाएं, ये सब निहायत साइंटिफिक हैं और ये एक निहायत साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलती हैं। और इसीलिए ये कोरोना जैसी महाव्याधि और महासंकट में भी हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं। अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं। ये बात शायद कुछ लोग पसंद ना करें, लेकिन ये एक सच है। वास्तव में आज़ादी के बाद, यानी ये कहें कि पिछले 70 वर्षों में हमने कला को अपने जीवन में क्या स्थान दिया है। तो अब अगर हम देखेंगे तो आज़ादी के बाद से हमने कला को केवल एक अलंकरण के रूप में लिया है, या तो हम कला को परंपरा के रूप में देखते हैं कि ये एक पुरानी लीक है, इसमें चली आ रही है, ये इस तरह का हमारा काव्य है, इस तरह के हमारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, या इस तरह के हमारी जिनको हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, नाटक इत्यादि, ये सब हैं और ये परंपरागत हैं, ट्रेडिशनल हैं, ये चले आ रहे हैं। या तो हम इनको इस प्रकार से देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये बड़े ऑर्नामेंटल और हमारी भारतीय संस्कृति को विदेश में ले जाकर उसकी छवि को प्रस्तुत करने का एक साधन है। तो हमने कला को
अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट करने का, यानी उसका परिचय विदेशियों को देने का एक साधन बना लिया है। और जहां तक हमारे मूल्यों की बात है, हमारे जीवन में जीने के लिए जो मूल्य हैं वो हमने पारंपरिक मूल्य एक तरफ कर दिए, हमने उनका लगभग तिरस्कार कर दिया और हमने एक ऐसी आधुनिकता अपना ली, एक ऐसी आधुनिकता जो कि भारत में आज कई प्रकार से संघर्ष पैदा कर रही है, कर चुकी है। और उस आधुनिकता जो कि पश्चिम के ऊपर आधारित है और पश्चिम के मूल्यों के ऊपर आधारित है, उससे हमें हमारी समस्याओं को सुलझाने में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो कला को फिर जीवंत करने के लिए आज क्या किया जाए, विशेषकर कोरोना के थम जाने के बाद या कोरोना के घट जाने के बाद ऐसा क्या किया जाए जो कला हमारे जीवन को दोबारा अनुप्राणित कर सके। मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि भारतवर्ष में सदा से एक ही मूल मंत्र रहा है कला के संबंध में, और वो संबंध है कि कलाकार और उसके विभिन्न कला विधाओं को प्रभूत आश्रय देना। और किस प्रकार के कलाकारों को आश्रय देना? वह कलाकार जो देश की परंपरा, देश के संस्कार, देश के दर्शन या देश के दर्शनों की विविधता से जुड़े हों और उनको जी भी रहे हों। तो उस प्रकार के कलाकारों को और उस प्रकार की कला विधाओं को अधिक से अधिक आश्रय देना, यही कला के संवर्धन का मूल मंत्र है। अब सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा से चली आ रही हैं कि कलाकार बिना आश्रय के नहीं जी सकता, लेकिन ये सच्चाई है। आश्रयेण शोभन्ते पंडिता वनिता लता, इस प्रकार से हम सुनते रह रहे हैं। लेकिन बात केवल ये नहीं है कि हमें उनको सिर्फ आश्रय देना है इसलिए कि अलंकरण के रूप में हमारे समाज में कला जीवित रहे। हमें इसलिए देना है कला को आश्रय कि जिससे हमारे जीवन को कला सुख में बनाती रहे। तो कला का जो हमने उत्तरदायित्व, आज की भाषा में उत्तरदायित्व कहें, पुरानी भाषा में कला का पुरुषार्थ कहें या कला का धर्म अर्थ काम से जुड़े रहना कहें, अगर वो उसके बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही है कि कलाकार को एक विशिष्ट स्थान समाज में दिया जाए। दुर्भाग्य से आज़ादी यानी आधुनिक आज़ादी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश, उस समय से इसकी ओर हमारा ध्यान बहुत बहुत कम गया है और कला को केवल हमने अलंकरण के रूप में देखा है। इसके विपरीत या इसके साथ साथ कह लें, हमने यही सोचा है कि कला एक समाज सुधार का या राष्ट्रीयता को उभारने का या समाज में क्रांति लाने का, मार्क्सवादी क्रांति या किसी अन्य प्रकार की क्रांति लाने का, या कला नारियों की परिस्थिति को ऊपर उठाकर दलितों की परिस्थिति को अच्छा बनाकर एक प्रकार के नारीवाद की सेवा में या दलितवाद की सेवा में लग जाए। सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए कला का उपयोग हो, ये भी एक हमारी आधुनिक धारणा है। ये हमारी
पारंपरिक धारणा से कुछ मेल नहीं खाती। पारंपरिक धारणा में ये मान लिया जाता है कि कलाकार अपने कला धर्म को एक व्यापक दृष्टि से समझता है। वह जानता है और बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस दुनिया में, इस लोक में क्या क्या हो रहा है, और वो हर एक की आवाज़ बनता है। और उसको विशेष रूप से किसी वर्ग की आवाज़ नहीं बनना है, बल्कि समाज में जितने भी वर्ग हैं या समाज में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्यों में जितने भी वर्ग हैं और मनुष्यों से अलग, मनुष्य जाति से अलग भी जितने प्राणी हैं, उन सब की परिस्थिति को, उन सब के जीवन को और सार्वभौमिक अंतर संबंध को समझने की कलाकार में दृष्टि होती है। और हमारे प्राचीन साहित्य और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रभूत प्रमाण है। उनके अध्ययन मात्र से पता चल जाता है कि भारत का कलाकार, भारत का दृष्टा, भारत का कवि, वह किसी एक वर्ग का एक पक्षीय व्यक्ति नहीं रहा है। उसकी दृष्टि बहुत ही सार्वभौमिक रही है। हमारे शास्त्र का भी ये सिद्धांत है कि कला लोक की अनुकृति है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये ब्रह्मा ने जो बताया उनको कि ये नाट्य लोक का अनुकरण करेगा, अनुकीर्तन करेगा। ये क्या दिखाएगा? ये वो दिखाएगा कि जो इस दुनिया में हो रहा है, और किसी चीज़ को छुपाएगा नहीं। यानी सारा का सारा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि किसी एक वर्ग की बात को ऊंचा रखकर दूसरे वर्ग की बातों को घटा देना, ये भारतवर्ष के अंदर कलाकारों की, मनीषियों की और चिंतकों की प्रवृत्ति नहीं रही है। और ये भी है कि भारत के कलाकार हमेशा से इस बात के प्रति सजग रहे हैं कि जब वो कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ चीज़ें कहेंगे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नाराज़ भी होंगे और अपनी नाराज़गी प्रकट भी करेंगे। नाट्यशास्त्र में पूरी कथा आती है कि जब भरत मुनि ने पहला प्रयोग किया तो जो असुर थे वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने विघ्न किया। और फिर ब्रह्मा ने समझाया कि देखिए, कलाकार का जो लक्ष्य है वो सबके चरित्र को दिखाना है, और किस चरित्र का क्या फल होता है, क्या परिपाक होता है, वो दिखाना है। तो जिसका जैसा चरित्र होगा वो दिखाया जाएगा, और उसको देखकर कुछ लोग नाराज होंगे तो वो भी होगा। तो भारतीय परंपरा केवल राजा को या किसी वर्ग को खुश करने की नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। लोक जीवन को करुणा, संवेदना और न्याय की दृष्टि से ही देखना भारत की परंपरा रही है। अब मैं यहाँ एक उदाहरण लेता हूँ। जैसा अक्सर सुनने में आता है कि प्राचीन साहित्य अक्सर स्त्रियों को दब्बू बना हुआ दिखाता था। बहुत से मार्क्सवादी लेखकों ने, रोमिला थापर इत्यादि ने शकुंतला के बारे में कहा है कि कालिदास की शकुंतला तो एक बड़ी दब्बू स्त्री थी। तो वास्तव में कालिदास उसको एक दबी हुई, एक प्रताड़ित स्त्री नहीं दिखा रहे हैं। ये सही है कि कालिदास दिखाते हैं कि अकारण तिरस्कार और उपेक्षा बड़े ही गंभीर और बड़े लंबे समय तक शकुंतला को सहनी पड़ी, और उसको जो वेदना मिली वो न्यायोचित नहीं थी। लेकिन कालिदास ने दिखाया ये है कि शकुंतला का
तो शकुंतला के विषय में ये चर्चा हो रही थी कि वो दब्बू स्त्री नहीं है, वो बहुत धैर्यवान है और वो धैर्य रखती है, और अंत में उसके धैर्य का ही फल है कि वो राजमहिषी बनती है और अपने दाम्पत्य धर्म का पूरा परिपालन करती है और राज्य को एक भविष्य के लिए सफल युवराज और फिर राजा देती है। तो ये पूरी घटना दिखाना और ये दिखाना कि स्त्री किस तरह से यातना को सहकर भी उससे ऊपर उठ सकती है, ये कालिदास का अभिप्राय था और इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज के भारतीय कलाकार के आगे परंपरागत साहित्य भी है और आधुनिक जीवन भी है, और उस आधुनिक जीवन की बहुत सारी तात्कालिक समस्याएं हैं, तात्कालिक जीवन है, और उस तात्कालिक जीवन को समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राचीन काल के मूल्यों को समझना। तो उन दोनों का समागम ही हमारी संस्कृति को, हमारी कला को आगे बढ़ा सकता है। तो हम अध्ययन करें प्राचीन रूपकों का, प्राचीन कथाओं का, आख्यानों का, काव्यों का, और उनका नवीन रूप में भी आज उपयोग हो सकता है। नई विधाओं के साथ उसको मिलाकर भी रखा जा सकता है, और कुछ पुरानी विधाएं, नाटक इत्यादि, प्रहसन इत्यादि आज के जीवन को दिखाने के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरी एक शिष्या रश्मा कलसी ने पद्मश्री प्रहसन लिखा, जिसमें आज के युग में किस तरह से पद्मश्री पाने के लिए उखाड़ पछाड़ होती है और कलाकार अपने लक्ष्य से अक्सर फिसल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उसके बारे में वो लिखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संरचनाएं हो सकती हैं। एक बात मैं कला और भारतीय समाज और पिछले 70 वर्ष के इतिहास के बारे में और कहना चाहता हूँ। आज़ादी के समय से हमने कला को आश्रय देने का जो रास्ता अपनाया है या जो मॉडल अपनाया है, वो सोवियत रूस से लेकर हमने उस मॉडल को चलाया। और इसके अंदर प्रमुख चीज़ क्या थी कि कला को आश्रय देने का काम राजधानियों से होगा, प्रमुखतः दिल्ली से होगा। राजधानी के कुछ मंत्री, कुछ अफसर और कुछ कला संस्थान जो है वो अनुदान के द्वारा, निरीक्षण परीक्षण के द्वारा कलाकारों को आश्रय देंगे, अनुदान देंगे, और ये मान लिया जाएगा कि ऐसा करने से कला का संवर्धन होगा। तो ये जो नया वर्ग बना और ये जो नई व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था ने जो पुरानी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को जमींदार, राजा, नवाब इत्यादि ब्रिटिश काल में चलाया करते थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में यही प्रमुख रूप से आश्रय देने वाले थे, उन लोगों को हटाकर अपना प्रभुत्व जमाया और ये कला के संरक्षण बने। अगर हम और पीछे जाएं, अगर हम और मान लीजिए 1000 वर्ष पूर्व देखें, तो परिस्थिति बहुत भिन्न थी। तब एक वर्ग या शासक वर्ग कला को आश्रय नहीं देता था। भारत में राजवर्ग, धनाढ्य व्यापारी, असंख्य मंदिर, आश्रम, गणिका और रूप जीवा गृह और सामान्य नागरिक, ये सभी कलाकारों के, विद्वानों के, शिक्षकों के
आश्रयदाता थे। यानी पूरा समाज के लगभग सभी वर्ग कला को आश्रय दे रहे थे, संश्रय दे रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, धन इत्यादि दे रहे थे। ऐसा हुआ तभी तो अगर आप इतिहास देखें तो भारत में जितनी कला का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है उतना अन्यत्र विश्व की किसी संस्कृति में नहीं मिलता। आज आप पूरी यानी पुरातत्व राशि देखें, आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो उससे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में जितनी कला और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण हुआ उतना विश्व की किसी संस्कृति में नहीं हुआ। तो ये कैसे हो गया? ये इसलिए नहीं हो गया कि किसी राजवर्ग ने या किसी अन्यत्र संशय देने वाले वर्ग ने कला को संवर्धित किया। ये इसलिए हो गया कि भारत के हर वर्ग ने, भारत के कम पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, जानकार, प्रशासक, सारे वर्गों ने, और विशेषकर जो मंदिर थे, जो आश्रम थे और जो आध्यात्म से संबंधित स्थान थे, उन सब ने कला को एक बहुत बड़ा आश्रय दिया। तो इस चीज को हम पूरी तरह से भूल गए, और इस चीज को भूल गए तभी हमने ये सोवियत समाजवाद का मॉडल लिया और कला को उस प्रकार से चलाया। तो मैं समझता हूँ कि अब समय है कि जब सरकारी, मात्र सरकारी या केवल सरकारी जन आश्रय से कला को जन आश्रय की ओर ले जाना है। यानी समाज का हर वर्ग कला को आश्रय देगा, और इसके लिए हमें एक नया विचार बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को नई टैक्स पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार को लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि वो अगर कलाकारों को और कला को और शिक्षा को अगर आश्रय देते हैं तो उनको टैक्स कंसेशंस मिलेंगे। एक पूरी नई सोच की आवश्यकता है, जिससे कि सामान्य आदमी भी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कला और कलाकारों को आश्रय देने लगे। और कला फिर कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये एक बहुत ही मायने रखने वाली बात है। कला का स्थान, यानी कला की शिक्षा, कला का प्रचार प्रसार लगभग 1850 से भारत के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों से अंग्रेज़ों के द्वारा निकाल दिया गया। यानी जो पॉलिसी बनी ब्रिटिश पॉलिसी मैकॉले वाली, उसमें कला के लिए कोई भी स्थान नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये अत्यधिक बड़ी दुर्घटना थी भारत के इतिहास में। तो आज हमें इस कमी को दूर करना है, और जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उस दुर्घटना को एक नई अच्छी सुघटना में बनाना है। और उसके लिए कला का शिक्षण, प्रशिक्षण स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दोबारा हो। इसके अतिरिक्त इतिहास में मंदिर कला के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। मंदिरों में नाटकों का, संगीत का, विद्वानों का, भाषाओं का, साहित्यकारों का सदैव से आश्रय था। मेला लगा रहता था और आस्थान विद्वान, कलाकार, नर्तक इत्यादि होते थे। ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये मंदिर आज की परिस्थिति में, बहुत दयनीय परिस्थिति में है। आज लगभग सारे बड़े मंदिरों पर सरकारी कब्जा है। सरकार उनके धन का आहरण कर लेती है, और उस धन का आहरण करने के बाद कला के लिए तो शायद कुछ ही सदुपयोग होता हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, और हमें
जनता से कला का अगर नाता दोबारा बनाना है तो ये जितने भी संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मंदिर, आश्रम इत्यादि, इन सब से कला को और कलाकारों को संशय मिलना चाहिए। सरकार भी इसमें अपना योग दे जितना दे सकती है, लेकिन केवल सरकार पर ही निर्भर रहना, जैसा कि सोवियत मॉडल में चला आ रहा है, उससे हमारी कला का कोई भी भला होने वाला नहीं है। एक दो अंतिम बातें कहना चाहता हूं। अगर हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के अंदर कलाकार और कलाजीवी राजधानियों में नहीं पले हैं, बड़े नगरों में नहीं पले हैं। ये सही है कि नवरत्न हुआ करते थे और राजाश्रय कुछ लोगों को मिलता था और राजधानी में प्रसिद्धि पाने के लिए या पाने के बाद कुछ कलाकार आ जाया करते थे। लेकिन भारत का कलाकार तो अंचल में होता था। वो छोटे गांवों में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में होता था। प्रसिद्ध उदाहरण है कि तानसेन जो थे वो एक बहुत छोटी सी रियासत रीवा में पले थे, वहाँ बड़े हुए थे, वहाँ कलाकार बने थे रीवा नरेश के आश्रय में। वो तो जब संपन्न बड़े कलाकार हो गए थे तब उनको अकबर ने आगरे बुलाया, बुढ़ापे में आए थे, जैसा कि मुंतखब तवारीख में लिखा है। तो एक उन्हीं का उदाहरण नहीं है। भारत के अंदर हमेशा छोटे छोटे इलाकों के अंदर कलाकार को संरक्षण दिया गया है और जनता ने उसको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और यही वास्तव में कला की कल्याणकारी वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा का अर्थ केवल वैदिक संहिता से नहीं होता, वैदिक मूल्यों से होता है कि विद्या सब में बांटनी है और विद्या सबके हित के लिए है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, कोरोना के बाद मैं समझता हूं कि वैश्वीकरण और देशांतर गमन, इन दोनों की अंधी दौड़ रुक जाएगी, काफी समय के लिए रुक जाएगी। शायद इस समय में हम इस दौड़ के रुकने के बाद भारत मुखी हो सकते हैं, यानी भारत की ओर, भारत के भीतर क्या है इसकी ओर ध्यान दे सकते हैं। और भारत के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कलाकारों का आना जाना, बसना, आदान प्रदान, ये एक हमारी बहुत बड़ी परंपरा सदैव से रही है। सदैव से हमने कलाकारों को संशय दिया है। केवल राजाओं ही नहीं, तरह तरह के संस्थानों ने देश में दूर दराज के कलाकारों को बुलाकर उनसे नई परंपराओं का उद्भासन कराया है। इसीलिए अगर कोई एक बड़ा काव्य किसी देश के कोने में लिखा जाता था तो वो धीरे धीरे सब जगह फैल जाता था। कोई बड़ा ग्रंथ होता था तो उसकी पांडुलिपियाँ बहुत ही छोटे समय में 2, 4, 5 साल के भीतर ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाती थी। तो ये जो एक प्रवृत्ति थी कि हमें अंचल से राजधानी की ओर नहीं भागना है, बल्कि जहाँ साधन है वहाँ से हमें अंचल की ओर जाना है, ये भारत की परंपरा रही है। अब अगर इसको स्टेट पॉलिसी या हमारी एक प्रकार से जीवन पद्धति दोबारा बना लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत में कला का एक नया ही आयाम होगा और कला हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी। धन्यवाद, प्रणाम।